नमस्कार, प्रणाम। आप सब इस विषय से पूर्णतया अवगत हैं कि 69,000 भर्ती का मामला तीसरी बार सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पर पहुंचा है। पहली बार एटीआरई के क्वालिफाई मार्क को लेकर के पहुंचा हुआ था कि परीक्षा के बाद जो 65 और 60% का निर्णय लिया गया है वो सही है कि नहीं सही है। दूसरी बार एनसीटी का नोटिफिकेशन 28/6/2018 जब निरस्त हो गया तो उससे जो नौकरी पा गए थे उनको चुनौती दी गई थी, तो उसको बचाने के लिए बीएड के लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। और तीसरी बार अब मामला पहुंचा है रिविजिट का मामला। मैंने तो बहुत पहले ही बता दिया था कि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहुंचेगा, क्योंकि जब 69,000 भर्ती की चयन सूची आई और चयन सूची आने के बाद उस पर मुकदमे होने शुरू हो गए और ओबीसी वर्ग के लोग ओबीसी आयोग भी गए, अपनी बात रखा, तो एक परिस्थिति ऐसी बन गई कि ओबीसी आयोग के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने या बेसिक शिक्षा विभाग ने स्वीकार कर लिया कि उनसे आरक्षण लगाने में गलती हो गई है और उन्होंने 6,800 की एक सूची जारी करके उनको नियुक्ति देने का निर्णय लिया, लेकिन उस सूची पर रोक लग गई। एकल पीठ में विभाग और सरकार ने कहा कि उनसे आरक्षण लगाने में गलती हो गई है, इसलिए सुधार के क्रम में उन्होंने 6,800 की सूची जारी किया है। लेकिन एकल पीठ अपने अंतिम निर्णय में इस बात से सहमत नहीं हुई और एक विस्तृत आदेश पास किया। उन्होंने कहा कि जो भी ओबीसी एससी वर्ग के लोग एटीआरई में 90 से 96 अंक ही पा सके हैं, उनको अनारक्षित में माइग्रेट न किया जाए, अर्थात उनको जनरल की सीटों पर न भेजा जाए, उनको आरक्षित में ही भेजा जाए और पुनः चयन सूची बनाई जाए। और 6800 की जो सूची आई थी उसको निरस्त कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक गौरव प्रधान का आदेश भी लिखाया कि गलत आरक्षण लगने से जो लोग नौकरी पा गए और आरक्षण जब सही होगा तो जो लोग बाहर होने लगेंगे उनकी सेवा अगर 2 वर्ष से अधिक हो गई है तो राज्य सरकार को स्वतंत्रता होगी कि वह पॉलिसी बना करके उनको समायोजित कर सकती है। सभी पक्षों ने मामले को डिवीजन बेंच में उठाया और डिवीजन बेंच ने मार्च 2024 में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया और अगस्त में जब फैसला आया तो फैसले में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि एकल पीठ ने लिस्ट रद्द कर दिया है। हम उस 6800 की लिस्ट रद्द करने के फैसले को सही मानते हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने माइग्रेशन को रोक दिया है, उन्होंने माइग्रेशन इसलिए रोका है कि एटीआरई जो है रूल 14 में आ गया था, इसलिए एकल पीठ ने समझने में भूल कर दी है। लेकिन रिजर्वेशन एक्ट 1994 के तहत जो उसका 3(6) है, उसके अनुपालन में माइग्रेशन को अलाउ करते हैं और माइग्रेशन अलाउ करके माइग्रेशन करके सूची पुनः बनाई जाए और पुरानी सूची को इग्नोर कर दिया जाए। 3 महीने का समय दिया गया और जो उससे बाहर होते उनके लिए सतलाभ दिया गया कि 31 मार्च 2025 तक वो काम कर सकते हैं। यह फैसला आने के बाद चारों तरफ चर्चा पर चर्चा का बाजार गर्म हो गया। गली मोहल्ले नुक्कड़ में लोग पूछने लग गए कि आखिर मामला क्या है। और जिन लोग को लगा कि हमारा चयन खतरे में है, हमारी नियुक्ति खतरे में है, उन लोगों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की और उन्होंने कहा कि
माइग्रेशन रोका जाए। जिनको 90-96 अंक मिला है, अगर वो अनारक्षित में आ रहे हैं तो उनको अनारक्षित में ना आने दिया जाए। और साथ ही साथ कई याचिकाएं हो गई, तो एक बड़ी बहस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रिविजिट का आदेश है उसको सस्पेंड कर दिया है और 23 सितंबर की तारीख नियत की है और अधिकतम 7 पेज में सबका सबमिशन भी मांगा है। अब लोगों के मन में चल रहा होगा कि आखिर मामला क्या है। लोग बहुत चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि अब ATRE एग्ज़ाम को, ATRE असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, उसको अगर भर्ती का हिस्सा मान लिया गया तो फिर 65-60 का जो कट ऑफ है वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसी मुद्दे पर बहाल हुआ था कि भर्ती का हिस्सा नहीं है। लेकिन मुझे वो दृश्य याद है, मैं डिवीज़न बेंच के फैसले की बात नहीं करता हूँ जो राघवेंद्र सोमवंशी मामले में आया था, राघवेंद्र सिंह वाले मामले में। वहाँ तो कुछ बातें ऐसी की गई हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब रामशरण मौर्य का केस था तो वहाँ दिग्गज सीनियर लॉयर श्री हरि साल्वे जी ने कहा था कि क्वालिफाई मार्क आप चाहे जब चाहो बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ एक पक्ष है, बच्चा जो कि नहीं मौजूद है, उनको क्वालिटी टीचर चाहिए, तो अगर स्टेट चाहे जितना चाहे बढ़ा सकती है। उन्होंने इस बात पे डिबेट ही नहीं किया, बहस ही नहीं किया कि गेम का हिस्सा है कि नहीं हिस्सा है, क्योंकि उन्हें बहुत कम समय में बहुत बातें कह देनी थी। उन्होंने कहा इस बात को और रामशरण मौर्य की तस्वीर खारिज हो गई और 65-60 की कट ऑफ पर मुहर लग गई। लेकिन मेरा मानना है कि आज की डेट में रिविजिट नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये सब बातें बताई जानी चाहिए कि रिविजिट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। रिविजिट के हालात पर फिर से कई क्वेश्चन पैदा हो जाएंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही पैदा हो जाएगा कि 11/8/23 के पहले जो बीएड नियुक्त हो गए थे, दोबारा लिस्ट बनने के बाद क्या उनको लिया जा सकेगा कि नहीं लिया जा सकेगा। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि जो चयन सूची बन गई है वो रिविजिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जब पूर्ण अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह चयन सूची जिला स्तरीय चयन सूची और नियुक्ति की प्रक्रिया है, क्योंकि जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर अलग अलग चयन करने पर चयन सूची बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर जो OBC या SC का अभ्यर्थी अगर अपने नज़दीकी ज़िले में, जैसे बड़े ज़िलों में OBC या SC के कोटे में नौकरी पा लेता है, वहाँ चयन पा लेता है, और कहीं दूर पिछड़े ज़िले में अगर उनका जनरल में हुआ रहता है, वहाँ नौकरी छोड़ देते हैं, तो फिर जहाँ नौकरी छोड़ते हैं वो सीट ओपन हो जाती है, वो जनरल की रहती है, उसमें कोई भी आके फाइट कर सकता है। जनरल भी अनारक्षित भी आ सकता है, OBC SC भी अगर उसमें फाइट कर सकते हैं तो आ जाते हैं वो। लेकिन अगर राज्य स्तरीय मेरिट है तो ऐसे में अगर जो OBC SC जनरल की सीट पिछले ज़िले में छोड़ते हैं तो वह सीट जो है उन्हीं की कैटेगरी के नीचे के मेरिट वालों को दी जाती है। तो बड़ा अंतर है दोनों में। और OBC आयोग ने जो कहा कि 34,589 के ऊपर, अर्थात 1 से लेकर के 34,589 तक 12,962 अनारक्षित हुए हैं और OBC की 18,851 हुए हैं। यह आंकड़ा सही नहीं है। यह आंकड़ा तो राज्य स्तर का आंकड़ा है, लेकिन आप जिला स्तर पर मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि हर जिले की आप अलग अलग चयन सूची देखिए तो 1 से लेकर के 34,589 तक के बीच में हर जिले की सीट आप जोड़ दीजिए, जितना जितना अनारक्षित की सीट है 50% हर जिले की, तो उस अनारक्षित में 19,805 लोग जनरल आ गए हैं, जबकि OBC के लोग जो हैं उसमें 13,007 ही आ पाए हैं। और
34,589 के ऊपर जो आप देख रहे हैं 52,000 53,000 स्टेट के हिसाब से, जो आप वहाँ पर लगभग 6,843 लोग को देख रहे हैं अनारक्षित के लोग को, आपको लग रहा है कि ये ओबीसी या एससी की सीट पे हो गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप जिले में जाकर देखेंगे तो जिले में वे सब जो हैं वो अनारक्षित में ही हुए हैं, आरक्षित में नहीं हुए हैं। और साथ ही साथ बात जो माइग्रेशन की है, तो माइग्रेशन के मामले में मेरा मानना है कि मात्र वही ओबीसी एससी जो शिक्षा मित्र थे और उनका नंबर ATI में 90-96 तक था, लेकिन उनका भरांक हटाने के बाद वो माइग्रेट नहीं कर पा रहे थे, उन्हीं को माइग्रेट नहीं किया गया है। बाकी जो माइग्रेट कर पा रहे थे सबको माइग्रेट किया गया है। इस तरह से अगर राज्य स्तरीय सूची बनाई जाती है, जो कि नियम विरुद्ध है, सूची जिला स्तर की बननी चाहिए, तो राज्य स्तरीय सूची बनने के बाद अगर आप माइग्रेट रोक भी देते हैं तो उसका फ़ायदा मात्र 2800 लोग को ही मिल पाएगा, जहाँ 6,843 लोग की जॉब रिस्क जोन में है, फ़ायदा बस 2,800 के आसपास लोग पाएंगे। 4,000 से अधिक लोग फिर भी खतरे में रहेंगे। जबकि जिला स्तर की अगर मेरिट बनती है और वहाँ अगर माइग्रेशन रोक देते हैं तो सबके सब सुरक्षित रहेंगे और लोग भी अंदर आ सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अंदर कौन आता है कौन नहीं आता है, मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी है। ठीक है, लोग माइग्रेशन पे लड़ रहे हैं, लड़ें, अपना पक्ष रखें। वहाँ एक अलग विषय था कि गेम का हिस्सा है कि नहीं है, और यहाँ पे एक अलग विषय है। और यहाँ एक नया क्वेश्चन ऑफला है कि रिलैक्सेशन रिजर्वेशन है कि नहीं है, और राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये तो दुनिया के सबसे बड़े न्यायमूर्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश डिसाइड करेंगे, क्योंकि उनसे बड़ा इस वर्ल्ड में कोई नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, उनसे बड़ा जानकार पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं है। वो सबको सुनते हैं, सबको सुनेंगे और सबको संतुष्ट करेंगे, ये मेरा अपना मानना है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि रिविजिट इसलिए ना हो क्योंकि जिला स्तर पर जो सूची है, सूची बिल्कुल सही है और माइग्रेट करने के बाद की स्थिति में सही है, ये जान लीजिए। लेकिन अब कई पक्ष हैं, सबका अपना अपना तर्क है। तो मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की वैकेंसी है, ओबीसी आयोग के सम्मुख जो 75 जिले के BSAs ने कहा कि राज्य स्तर की मेरिट थी, लेकिन बड़े अधिकारियों ने कहा कि जिला स्तर की मेरिट थी। तो बड़े अधिकारी ने इसलिए कहा क्योंकि उनको पता था कि कमांड NIC ने कैसे किया है। बेशक उस पर अपनी पुष्टि नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि जिला स्तरीय मेरिट थी। और दूसरी तरफ BSA सर लोग इसलिए कह रहे हैं कि राज्य स्तरीय की उनको सीधा लिस्ट दे दी गई, उन्होंने काउंसलिंग करा के नियुक्ति पत्र बांट दिया। तो उनको लग रहा है कि जो 67,867 की लिस्ट आई थी वो राज्य स्तर की थी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। हाँ, अगर NIC ने वही सेपरेट अगर हर जिले की अलग अलग लिस्ट निकाली होती तो ये विसंगति ना आती, लोगों को संदेह ना होता और किसी को कहने का अवसर न मिलता कि 1 से लेकर के 34,589 तक जो हैं वे 12,962 ही अनारक्षित हुए हैं। बाकी उसके बाद 34,589 के ऊपर जो 52,000 तक बाकी लोग हो गए हैं, टोटल मिला करके 19,805 हो गए हैं। तो कहते हैं फिर वो ना कहते, उनको कहने का अवसर न मिलता कि 6,843 लोग जो है वो आरक्षित की सीट ले लिए हैं। अगर अलग अलग जिले की लिस्ट आई होती तो ऐसी बातें ना आती। और इन्हीं तर्कों के साथ, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी समझ लीजिए कि मैंने बहुत कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। इसके बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न होगा तो उसका उत्तर हम जरूर देंगे। और यह विश्वास दिलाते हैं कि यह मामला दुनिया के सबसे बड़े न्यायमूर्ति के सम्मुख है। यह मैं बड़े गर्व के साथ अपनी बात कह रहा हूँ। अगर आप में अपनी बात रखने की क्षमता है, अपनी बात आप रख सकते हैं, आप रखिए, आपके साथ न्याय होगा। धन्यवाद, प्रणाम।